दोनों देशों के बिजनेस और राजनीतिक फैसलों पर दुनिया भर की नजर। जी बिजनेस पर देखिए लायन मीट ड्रैगन थोड़ी देर में। संसद में फूड पार्क पर संग्राम, राहुल बोले स्मृति फूड पार्क वापस दिलाएं। अमेठी में स्मृति ने किसानों की दुखती रथ पर रखा हाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में और आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा। भारत और चीन के रिश्ते 1962 के युद्ध के बाद कभी भी ऐसे नहीं रहे जिसे दोस्ती और दुश्मनी के तरह। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में और आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा। भारत और चीन के रिश्ते 1962 के युद्ध के बाद कभी भी ऐसे नहीं रहे जिसे दोस्ती और दुश्मनी के तराजू पर तोला जा सके। एशिया के इन दो बड़े देशों के बीच रिश्तों में जहां खटास है वहीं मिठास का घोल भी है। एक तरफ सीमा विवाद है तो दूसरी तरफ व्यापार। सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, यानी कि वक्त के मुताबिक दोनों देश रिश्तों का नया चैप्टर लिखना चाहते हैं। चीन और भारत दोनों सक्षम है बातचीत के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। 刚才我同莫迪总理举行了富有成果的会谈，一道见证签署了两国一系列的合作协议。我们就中印关系的各个方面。भारत और चीन के रिश्ते रेल की दो पटरियों की तरह हैं। बिजनेस के लिहाज से साथ साथ चलते हैं, लेकिन सीमा विवाद के मुद्दे पर मिलते कभी नहीं। पिछले साल सितंबर में जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे तो देश में उनका शानदार स्वागत हुआ और अब पीएम मोदी चीन जा रहे हैं तो बीजिंग में उनके वार्म वेलकम की तैयारियां जोरों पर हैं। यानी दोनों देश सीमा विवाद से परे व्यापारिक संबंधों को तरजीह देते हुए एक दूसरे के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि इंडो चाइना दोस्ती की ये नई शुरुआत कितनी भारत के पक्ष में है और कितनी चीन के। आज चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, लेकिन दोनों देश के बीच ट्रेड चीन के पक्ष में झुका हुआ है। दिल्ली के बाजार में जो सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये सब चीन में बनती हैं। यानी कि भगवान हमारे और मुनाफा पड़ोसियों का। भगवान की मूर्तियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तक तमाम चाइनीज उत्पादों से भारतीय बाजार पटा पड़ा है। दरअसल चीन और भारत के बीच रिश्ते की बुनियाद व्यापार पर खड़ी है, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस नहीं है। भारत से चीन को 1482.4 करोड़ यूएस डॉलर का निर्यात होता है, लेकिन चीन से भारत को 5103.4 करोड़ यूएस डॉलर का इंपोर्ट होता है। यानी कुल व्यापार में चीन का पलड़ा भारी है। यहाँ तक कि भारत की प्रसिद्ध सिल्क साड़ियों का 90% से ज्यादा रॉ मटेरियल चीन से इंपोर्ट होता है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय निर्यात की तस्वीर धुंधली दिखाई देती है। लेकिन जहां दोनों देशों के बीच व्यापार चीन के पक्ष में है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फोरकास्ट है, जिसके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो फिलहाल 7.2% की दर से दौड़ रही है, वो 2015 और 16 के फाइनेंशियल ईयर में 7.5% पर पहुंच जाएगा। ये ग्रोथ रेट चीन से कहीं ज्यादा होगा। यानी भारत के पास क्षमता है कि विकास में वो चीन को पछाड़ सके। भारत और चीन करीब करीब एक साथ विकास की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन इस दौड़ में चीन भारत से बेहतर साबित होता है। आंकड़ों पर गौर करें तो चीन का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 22.4% हिस्सा है, वहीं भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 2% का योगदान है। चीन आज दुनिया की फैक्ट्री है। अगर दोनों देशों की जीडीपी की बात करें तो जहां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में सिर्फ
16% का योगदान है, वहीं चीन की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 30% हिस्सा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी चीन भारत से आगे है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। भारत चीन से एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट यानी एपीटीए के तहत करीब 200 प्रोडक्ट लाइंस पर टैरिफ घटाने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री अपने दौरे में इस अड़ंगे को हटाने की बात जरूर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को चाइना वालों को बताना चाहिए कि भारत के इंपोर्ट्स को किसी तरीके से वो डिस्क्रिमिनेट ना करें। सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और इस तरह के जो एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह में हमारे यहाँ टूरिज्म के बड़े ऐसे हैं कि जिसमें चीन और भारत के लोग एक दूसरे देशों में जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को वो ऐसे पॉलिसीज अपनाएं ताकि भारत को इसमें बराबर का हिस्सेदारी मिल सकती है। तो जो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, चाहे विजिबल्स में हो चाहे इनविजिबल्स में हो, वो अभी चीन के फेवर में बहुत जबरदस्त तरीके से है। तो वो भारत के अंदर इस तरह की भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी, चीन हमारा फायदा उठा रहा है। तो उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री चीन के नेताओं को समझाएं। दरअसल चीन भारत में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का बाजार भी चाहता है और भारत से चीन में निवेश भी चाहता है। भारत ने द्विपक्षीय व्यापार में संतुलन लाने और करीब 20 अरब डॉलर का निवेश पाने के लिए चीन के साथ 5 साल के व्यापार और आर्थिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर भारतीय कंपनियां चीन में निवेश बढ़ाएंगी तो कंपनियों की कमाई भी बढ़ेगी और व्यापार असंतुलन भी कम होगा। I think the trade relationship cannot be divorced from the security and strategic environment of the entire Sino-Indian relationship. You have also the aspect that many Indian manufacturers are concerned with dumping of cheap Chinese products on the Indian market. पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तो दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर कई समझौते हुए। मसलन भारत और चीन के बीच 16 समझौते हुए। गुजरात और महाराष्ट्र में 2 औद्योगिक पार्क खोलने पर भी समझौता हुआ। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 5 साल के आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम चलाने का समझौता किया गया। साथ ही 5 साल की व्यापार एवं आर्थिक विकास योजना पर हस्ताक्षर हुए। कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला होते हुए वैकल्पिक मार्ग पर भी समझौता हुआ। चीन की भारत में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने की योजना है। भारत और चीन का ट्रेड रिलेशन सदियों पुराना है, लेकिन चीन ने जहां वक्त के मुताबिक अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज कर लिया, वहां भारत भी उसी राह में बढ़ा, लेकिन थोड़ी देर से। नतीजा हुआ कि चीन तरक्की की राह पर आगे निकल गया। आज भारत भी उस राह पर निकल पड़ा है, लेकिन दोनों देशों के बीच जो फासला है उसे पाटने में वक्त लगेगा। 1950 के दशक में चीन और भारत 2 साल के फासले में अपने आज के अस्तित्व में आए और जीडीपी का आंकड़ा भी दोनों देशों का कमोबेश एक सा था। हालांकि पर कैपिटल इनकम तब भी चीन की ज्यादा थी, लेकिन इतने सालों बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था करीब 2 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि चीन की 9 ट्रिलियन डॉलर की, यानी भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा। चीन दुनिया की महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है, जबकि भारत वहां तक पहुंचने के इंतजार में है। सवाल है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल चीन ने 1980 के दशक में निवेश के लिए देश के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन भारत में इकोनॉमी के उदारीकरण का काम 1991 में हुआ। यहां तक कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बावजूद भारत ने बाजार तो खोला, लेकिन निवेश के रास्ते कई मोर्चे पर बंद रखे। दूसरी ओर चीन ने अपना मार्केट बंद रखा, लेकिन निवेश का दरवाजा खोल दिया। यही नहीं, SEZ जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने चीन की तस्वीर बदल दी। 1979 में ही चीन ने SEZ का ऐलान किया, लेकिन भारत में SEZ 2005 में ही खुल सका।
हालांकि दोनों देशों के SEZ में काफी फर्क है। इसका कहना ये नहीं कि हम चीन के साथ आर्थिक तालमेल नहीं कर सकते, जैसे जापान ने किया। दोनों ही कड़े शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन आर्थिक मामले में बहुत अच्छा तालमेल किया। अगर उनसे डरे रहेंगे तो चीन आपको और दबाएगा। अनुभव बताता है कि भारत की अपेक्षा चीन में फैसले जल्द और स्थानीय लेवल पर ही लिए जाते हैं, जबकि भारत में इसके लिए जटिल कानूनी प्रक्रिया है। साथ ही रेड टेपिज्म भी कम नहीं। यही कारण है कि पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम करना शुरू किया और तमाम पुराने कानूनों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो निवेश के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि विदेशी निवेश का वेलकम हम रेड टेपिज्म से नहीं, रेड कारपेट बिछाकर कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है, और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से भी यही चाहेंगे, बड़े पैमाने पर निवेश, लेकिन मेक इन इंडिया के वादे के साथ, क्योंकि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना तभी पूरा हो सकेगा। भारत और चीन के बीच व्यापार की कहानी तब तक अधूरी रहेगी जब तक सिल्क रूट का जिक्र ना हो। दरअसल सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। चीन से रेशम का कारवां इस रास्ते जाता था, जो एशिया और यूरोप तक चीन को जोड़ देता था। हालांकि सिल्क रूट पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था, बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने अपने उत्पादों का व्यापार करते थे। बाद में सड़क के रास्ते व्यापार करना खतरनाक हो गया, तो ये व्यापार समुद्र के रास्ते होने लगा। चीन अब इसी सिल्क रूट को नया अवतार देने की कोशिश में जुटा है, जो अगर सफल हुआ तो ये दुनिया में होने वाले वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल देगा। ये परियोजना समुद्री रास्तों पर निर्भरता को भी कम कर सकती है, जिस पर अभी अमेरिका का दबदबा है। इस परियोजना का नाम है वन बेल्ट वन रोड, यानी OBOR, जो कि प्राचीन सिल्क रूट का 21वीं सदी वाला संस्करण है। OBOR का मकसद है व्यापार के लिए समुद्री और जमीनी दोनों तरह के रास्तों का विकास करना। कहते हैं दोस्त चुने जाते हैं, पड़ोसी नहीं। एशिया के इन दो बड़े देशों के बीच रिश्तों का ताना बाना ऐसा है कि एकदम आप इन पर भरोसा भी नहीं कर सकते और एक बार की अविश्वास भी नहीं। लेकिन ज्योग्राफी के मुताबिक आप इनसे अलग भी नहीं हो सकते।